हेलो बच्चों, वेलकम टू द कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थियरी का चैप्टर नंबर 5। क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है राइट्स। हम क्या पढ़ने वाले हैं कि राइट्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। आज हम पढ़ेंगे राइट्स के बारे में। ओके, जैसा कि हमें पता है कि राइट्स क्या होते हैं भाई। जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि राइट्स क्या होते हैं, क्लेम्स होते हैं। राइट्स क्या होते हैं? क्लेम्स होते हैं। ठीक है, तो यानी कि आज हमें राइट्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला चीज तो समझ लेते हैं कि और इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, के बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद राइट्स के बारे में पढ़ना है। और देखा जाए तो इसमें ये चार टॉपिक, पांच। सबसे पहला टॉपिक का नाम है व्हाट आर दी राइट्स। सेकेंड है वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम। राइट्स फिर कहाँ से आते हैं। अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि राइट्स कहाँ से आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो आ जाता है वहां पे कि लीगल राइट्स और स्टेट के साथ में मतलब क्या संबंध है। लीगल राइट्स और स्टेट में क्या कहते हैं कि संबंध है इस। और फिर लगता आ जाता है काइंड्स ऑफ राइट्स, मतलब राइट्स के टाइप्स कौन कौन से होंगे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा क्या है, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो हमें इस इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में यही आता है कि जैसा कि देखा जाए तो बुक में भी सबसे पहला क्वेश्चन यही लिखा है। जैसे ही हम जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि राइट्स, व्हाट आर दी राइट्स। देखिए, मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा, और साथ में मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये बुक की लाइन लाइन भी हमें समझ में आए कि क्या क्या बुक में लिखा हुआ है। ओके, इसलिए मैं सारी चीजों को समझाते हुए चलूँ। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल क्वेश्चन बताऊंगा या केवल और केवल बुक का। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबसे पहले ही हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, फिर यहाँ से कुछ पॉइंट्स बनाएंगे सब। ठीक है, सबसे पहले हम एक लाइन को समझते हैं यहाँ से यहाँ तक पर में क्या लिखा है क्या नहीं। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, जैसा हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको उस टॉपिक को लेकर के कुछ क्वेश्चंस बना लेंगे। हाँ, ठीक है, इतना बात समझ में आया? तो सबसे पहले यहाँ से जब बात करते हैं व्हाट आर दी राइट्स, जब हम राइट्स की बात कर रहे हैं तो देखो लिखा भी है कि यहाँ पे अ राइट इज इसेंशियली एन एंटाइटलमेंट और अ जस्टिफाइड क्लेम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? एंटाइटलमेंट का मतलब क्या होता है? एंटाइटलमेंट का मतलब होता है जिसपे हमारा हक हो। इसका मतलब होता है हकदारी। ठीक है, एंटाइटलमेंट का मतलब है। और जस्टिफाइड क्लेम, क्लेम का मतलब क्या होता है? क्लेम का मतलब होता है दावा। और हमें, और ये क्लेम कैसा होना चाहिए? ऐसा दावा हो जो ठीक हो, मतलब जस्टिफाइड हो या रीजनेबल हो। ठीक है, जस्टिफाइड मतलब ऐसा समझ लो, रीजनेबल जो तर्क रूप से एकदम सही है। जस्टिफाइड का मतलब होता है रीजनेबल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि राइट्स क्या होते हैं। तो यानी कि जो राइट, कोई भी राइट होगा वो क्या होगा? हमारा क्या है? दावा है। और दावा किन चीजों पे होगा? दावा उन्हीं चीजों पे होगा जो जो समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल हो। और दूसरा चीज, पहला चीज समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, और दूसरा चीज क्या कहते हैं कि लॉ के द्वारा उनको सैंक्शन किया हो। ठीक है, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि राइट क्या है, जस्टिफाइड क्लेम। ठीक है, इतना बात समझ में है? राइट क्या डिनोट करता है? राइट डिनोट्स व्हाट वी आर एंटाइटल्ड टू एज सिटीजन्स। राइट हमें ये बताता है कि एज ए सिटीजन हमें क्या मिलना चाहिए, एज एन इंडिविजुअल हमें क्या मिलना चाहिए, एंड एज एन ह्यूमन बींग्स हमें क्या क्या मिलना चाहिए। राइट हमारे इन चीजों को भी डिनोट करता है कि ठीक है, राइट हमारे इन चीजों को भी डिनोट करता है कि एज ए सिटीजन हमें क्या मिलना चाहिए, एज ह्यूमन बींग्स हमें क्या मिलना चाहिए, एज इंडिविजुअल हमें क्या मिलना चाहिए। यानी कि किन चीजों पे हमारा हक है, वही हमारा क्या है, राइट। ठीक है, इतना बात समझ में है? यानी कि जिन चीजों पे हमारा दावा, दावा को हम इंग्लिश में कहते हैं क्लेम। ठीक है, जिन जिन चीजों पे भी हमारा दावा होगा वो सारी चीजें क्या है, राइट्स। ठीक है, अब समझने की बात यहाँ पे है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा, इट इज समथिंग दैट वी कंसीडर टू बी ड्यू टू अस। यानी कि यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यानी कि ये जो हमारा क्या है कि जो हमें मिलना चाहिए। यानी कि राइट वो चीजें होती हैं जो हमें मिलनी चाहिए, यानी कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ड्यू टू अस का मतलब होता है ड्यू टू अस। इसका मतलब होता है जो हमें मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? जो हमें मिलना ही चाहिए। ठीक है, ओके, इतना बात समझ में आया? समथिंग दैट
द रेस्ट ऑफ सोसाइटी मस्ट रिकॉग्नाइज एज बीइंग अ लेजिटिमेट क्लेम दैट मस्ट बी upheld। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ आप कह रहे हैं कि जो राइट जो होती है एक ऐसी चीज होती है जिसको जिसको लेजिटिमेट का मतलब होता है कि वैध रूप से, ठीक है। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध रूप से, क्या कहते हैं कि सबको सबको क्या कहते हैं कि ये जरूरी है कि सब लोग स्वीकार करें, मतलब कि जो पूरा पूरा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम राइट का डेफिनेशन लिखते हैं, सीधी सी बात है, एक छोटा सा डेफिनेशन अभी मैं लिखता हूँ राइट का पहले, फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे कि राइट होता क्या है। तो राइट्स में सबसे पहला पॉइंट मैं ये लिखता हूँ कि राइट्स आर जस्टिफाइड क्लेम्स। क्या? राइट्स आर जस्टिफाइड क्लेम्स। राइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जस्टिफाइड क्लेम्स होते हैं दैट आर, ठीक है। ये क्या होते हैं? जस्टिफाइड क्लेम्स। क्या होते हैं ये? जस्टिफाइड क्लेम्स होते हैं, ठीक है। दैट आर, या जस्टिफाइड क्लेम्स ऑफ पर्सन्स, ठीक है। और जस्ट और साथ में क्या होना चाहिए? ये रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय लॉ। ये हो गया हमारा डेफिनेशन राइट का। अभी इसमें दूसरा पॉइंट भी लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो आपको समझ गए कि राइट्स क्या होते हैं। तो राइट्स क्या होते हैं? जस्टिफाइड क्लेम्स। राइट्स क्या होते हैं? जस्टिफाइड क्लेम्स होते हैं जो पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड, देखो रिकॉग्नाइज्ड का मतलब हिंदी होता है मान्यता। रिकॉग्नाइज्ड का हिंदी होता है मान्यता, यानी कि समाज ने जिसको मान्यता दे दी, ठीक है, समाज ने जिसको मान्यता दे दी। और साथ में ही रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय लॉ, और लॉ की भी सहमति, ठीक है। एक तो समाज ने मान्यता दे दी, और दूसरा चीज क्या कहते हैं कि ये होना चाहिए सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है सहमति दे दी। क्या कहते हैं कि सैंक्शनड बाय लॉ, लॉ के द्वारा इसको अनुमति मिली है। तो अगर ऐसा चीजें, अगर ऐसे कोई डिमांड है आप, तो वो होते हैं राइट्स, ठीक है। राइट्स जो होते हैं वो क्लेम्स होते हैं, ठीक है। क्लेम्स का मतलब होता है दावा। इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि राइट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब यही चीज यहाँ पे लिखा भी है कि जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि राइट्स क्या क्या होते हैं। तो राइट्स क्या होते हैं? जस्टिफाइड क्लेम होते हैं। और दूसरा चीज हमने बताया कि ये क्या होते हैं। इसी में अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे अगर हम बताएं तो कि ये क्या लिखा हुआ है कि इट डिनोट्स व्हाट वी आर एंटाइटल्ड टू एज सिटीजन। सिटीजन के रूप में हमें क्या मिलना चाहिए, ये भी बातें यहाँ पे हमें बताई गई। राइट्स के रूप में हमें ये बताई गई है कि राइट्स हमें ये बताते हैं कि हमें क्या क्या मिलना चाहिए एज अ सिटीजन। हाँ, एज अ सिटीजन हमें क्या क्या मिलना चाहिए। और साथ में ही क्या कहते हैं कि या एज अ सिटीजन क्या क्या मिलना चाहिए, एज इंडिविजुअल्स क्या क्या मिलना चाहिए, एज ह्यूमन बींग्स में क्या क्या मिलना चाहिए। और दूसरा चीज हमने बताया कि ये हमारे ऊपर क्या होता है, ये ड्यू टू अस होता है। इसका मतलब होता है कि ये हमें मिलना ही चाहिए, ये हमें मिलना ही चाहिए। और ध्यान में रखने वाली बात ये है कि हाँ, की और ये जो बाकी जो राइट्स जो होते हैं इनको रेस्ट ऑफ द सोसाइटी मस्ट रिकॉग्नाइज एज बीइंग अ लेजिटिमेट क्लेम दैट मस्ट बी अपेरेंट। मतलब इसका मतलब हुआ कि ये क्या कहते हैं कि सोसाइटी के द्वारा क्या होना चाहिए, रिकॉग्निजेबल होना चाहिए। सोसाइटी इसको क्या करे, रिकॉग्नाइज करे, सब सोसाइटी इसको मान्यता दे, ठीक है, वैध रूप से इसको सोसाइटी मान्यता दे। और अगला चीज क्या होता है कि अगला चीज यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जितनी भी चीजें हम सोचेंगे, तो यानी कि हमारा व्हाट आर दी राइट्स का आंसर लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। हम व्हाट आर दी राइट्स का आंसर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है, हम उसको लिख लेते हैं। तो राइट्स का जो दूसरा पॉइंट आ जाएगा, राइट्स आर, राइट्स आर दी, राइट्स आर दी एंटाइटलमेंट। क्या होते हैं ये?
राइट्स आर दी entitlement to do as citizen, individual और human। राइट्स जो होते हैं वो इंटाइटलमेंट होते हैं, वो इंटाइटलमेंट होते हैं। इंटाइटलमेंट का मतलब होता है कि जो हमें मिलने वाला, ठीक है, जो हमें एज अ सिटीजन मिलना चाहिए, एज इंडिविजुअल मिलना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और तीसरा चीज अभी तो हमने बताया था कि इसको सोसाइटी क्या करे, रिकॉग्नाइज करे, जैसा कि हमने बताया था, पहला जस्टिफाइड क्लेम होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि ये क्या कहते हैं कि सोसाइटी के द्वारा, हाँ। तो अगला आता है राइट्स आर दैट सोसाइटी मस्ट रिकॉग्नाइज। तो यहाँ पे हमने पहले ही लिख दिया, तो इसके आगे मैं यहाँ पे ये अगला पॉइंट नहीं लिखता। तो ये व्हाट आर दी राइट्स का आंसर हो गया, इतना आप लिख देंगे तो पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। राइट्स का आंसर इतना ही है कि राइट्स होते हैं, ठीक है। आगे अब ये बताना चाहता है कि राइट्स बाकी चीजों से कैसे डिफर है। तो अब यहाँ समझते हैं कि this does not mean that everything and that I regard to necessary and desirable is right। यानी कि यहाँ पे ये कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जितना भी चीजें, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जितनी भी चीजें नेसेसरी हो, यानी कि हमारे लिए जरूरी हो और जिसकी हम इच्छा करते हैं, ठीक है, वो राइट हो। सारी की सारी चीजें जैसे कि हमने बताया कि जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी हम क्लेम करते हैं, वो सारे के सारे राइट्स नहीं हो सकते हैं। ऑल क्लेम्स आर नॉट राइट्स। सारे के सारे क्लेम्स क्या राइट्स होंगे, क्या नहीं, सारे के सारे क्लेम आपके राइट नहीं हो सकते। यानी कि सारे के सारी चीजें जो भी आपको डिजायरेबल है वो भी राइट नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ, आई मे वॉन्ट टू वियर द क्लॉथेज ऑफ माई चॉइस टू स्कूल। जब हम अपने स्कूल जाना चाहते हैं, फिर हम क्या कहते हैं कि हम सोचे कि हम स्कूल के ड्रेस की, जो स्कूल ने क्या कहते हैं यूनिफॉर्म डिसाइड कर रखा है, उस यूनिफॉर्म की बजाय हम क्या कहते हैं कि अपने पर्टिकुलर चॉइस का हम कपड़ा पहन करके जाएंगे। तो ये कोई राइट नहीं हुआ, ये कोई राइट नहीं हुआ। समझ आएगी, नहीं समझ आएगी, ठीक है। ये और दूसरा चीज, हम ये भी सोचते हैं कि हम रात में कितनी बजे तक भी बाहर रहें, कितनी भी बजे तक बाहर रहें, तो ये भी हमारा कोई राइट नहीं, ठीक है, कितनी भी बजे तक हम बाहर रहें, ये सारी चीजें। तो यानी कि हमें समझने की बात ये है कि हम्म, कि यानी कि क्या कहते हैं कि अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम कितने भी बजे कुछ भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें, मतलब कि सब चीजों के लिए एक पर्टिकुलर चीज। और यहाँ पे हमारे राइट्स की बात हो रही है, तो जब हम राइट्स की बात कर रहे हैं तो भैया हमारे इतना तो समझ में आ गया कि राइट्स क्या होते हैं। राइट्स वो चीजें होंगी जो ऐसे क्लेम्स होंगे जिनको समाज क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज मतलब मान्यता, रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड लॉ भी अनुमति दे, जैसा कि हमने बताया था सैंक्शनड बाय लॉ। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो राइट्स के बारे में अगला पॉइंट क्या है कि राइट्स और क्या है चीजें। राइट्स आर प्राइमरली दोज क्लेम्स दैट आई along with others regard to be necessary for leading a life of respect and dignity। यानी कि ये वैसे क्लेम्स हैं, राइट्स जो होते हैं वो ऐसे क्लेम्स होते हैं जिनके बिना क्या कहते हैं कि जो हमारे लिए भी जरूरी है और दूसरों के लिए भी जरूरी है। राइट्स ऐसे क्लेम्स होते हैं, राइट्स ऐसे क्लेम्स होते हैं जो हमारे साथ साथ में दूसरों के लिए भी जरूरी है। किसके लिए? ताकि लोग अपनी जिंदगी जी सके, कैसे, डिग्निटी के साथ भी और साथ में रेस्पेक्ट के साथ। जब बात आती है डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब क्या है? डिग्निटी का मतलब होता है गरिमापूर्ण जीवन, ठीक है। यानी कि ये चाहते हैं कि अगर अगर राइट्स क्या हो गए, यानी कि राइट्स वो क्लेम्स होंगे, राइट्स वो क्लेम होते हैं जिसकी वजह से हम अपने साथ साथ तो ही, अपने साथ साथ भी हमारे साथ साथ दूसरे भी, हमारे साथ साथ दूसरे भी
अपने के कहते हैं कि रेस्पेक्ट और डिग्निटी भरा जीवन जी सके। रेस्पेक्ट मतलब सम्मान होता है, डिग्निटी मतलब होता है गरिमापूर्ण। यानी कि हर एक पर्सन, अगर हम कहेंगे कि राइट्स वो क्लेम्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि, यानी कि अगर हम उसमें तीसरा पॉइंट जोड़ना चाहें तो ये पॉइंट अपने डेफिनेशन में जोड़ सकते हैं, यहाँ पे कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, कि राइट्स आर दोज क्लेम्स दैट आई अलोंग विद अदर्स, मतलब हम अपने साथ साथ में दूसरों के साथ साथ में भी, यानी कि हम दूसरों के साथ साथ में भी अपने क्या करें, नेसेसरी जो भी जीवन जीने के लिए, मतलब कि हमारे क्या कहते हैं कि हम उन्हीं क्लेम्स की बात कर रहे हैं, राइट्स में हम उन्हीं क्लेम्स की बात कर रहे हैं जो हमें क्या कहते हैं कि लीड करेगा कौन सी लाइफ के लिए, जो रेस्पेक्ट और डिग्निटी भरा लाइफ होगा उसके लिए लीड करता है। तो हम उसको बोल सकते हैं कि क्या कहते हैं कि, यानी कि अब पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना, अगला क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि, समझ लो कि अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि वाई आर राइट्स इंपॉर्टेंट, राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट, हाँ, वाई आर राइट्स इंपॉर्टेंट, राइट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, पहला पॉइंट समझ में आ गया कि टू लीड अ लाइफ ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ठीक है, यानी कि यानी कि अगर आपको क्या कहते हैं कि गरिमापूर्ण जीवन जीना है या आपको सम्मान भरा जीवन जीना है, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि आपको राइट्स, क्या मिले होंगे, राइट्स मिले होंगे। तो अब समझने वाली बात क्या है कि हम अपने राइट्स से, यहाँ से अब हमें ये समझना है कि जो हमें राइट्स मिला हुआ है, हम उससे कैसे हम अपना गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। हाँ, जो हमें राइट मिला हुआ है हम उससे कैसे हम गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं या कैसे। तो सबसे पहला यहाँ पे समझते हैं कि अगर अगर हमें बढ़िया से हमारे इकोनॉमिक राइट्स, हमें क्या मिल जाए, हमें इकोनॉमिक राइट्स मिल जाए बढ़िया से, तो हम क्या हो सकते हैं, हम अपना क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक राइट मतलब समझ ही रहे होंगे कि इकोनॉमिक राइट की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जब मैं बात करता हूँ इकोनॉमी राइट, इकोनॉमिक राइट्स, अगर आपको इकोनॉमिक राइट्स मिल जाए, आपके जो इकोनॉमिक राइट्स हैं ये आपको किस में हेल्प करते हैं, ताकि आप क्या करें, अपना जो है जीवन रेस्पेक्ट और डिग्निटी भरा जी सके। तो फिर हाँ, ताकि हम अपने क्या कहते हैं कि लाइफ को रेस्पेक्ट और डिग्निटी भरे जी सकें, इसके लिए हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होना चाहिए, इकोनॉमिक राइट्स। ठीक है, इकोनॉमिक राइट्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि हम अपने बेसिक नीड्स को क्या कहते हैं कि फुलफिल कर सकें, हम अपने बेसिक नीड्स को हम फुलफिल कर सकें। ठीक है, इतना बात समझ में है नहीं समझ में। इकोनॉमिक राइट्स क्या होते हैं, हमें बेसिक नीड्स अपने फुलफिल करने की सहायता देते हैं। ठीक है, बेसिक नीड्स को फुलफिल करने की सहायता देते हैं। दूसरा चीज, जब हम बात करते हैं हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जब हम बात करते हैं अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जब वो हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की जब मैं बात करता हूँ, तो ये हमें किस चीज के लिए क्या कहते हैं कि, ये तो देखो इकोनॉमिक राइट्स ने हमें बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के थ्रू हम क्या करते हैं कि अपना टैलेंट, हाँ, अपना टैलेंट और अपना ओपिनियन बता सकते हैं। जब हम अपना टैलेंट और अपना ओपिनियन बता सकते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारा क्या कहते हैं कि, इसकी वजह से भी हम क्या कहते हैं कि अपने आप को क्या कहते हैं कि, मतलब कि हमारा लाइफ जो होगा फिर वो रेस्पेक्ट और डिग्निटी से फुलफिल। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक राइट्स हमें क्या मौका देता है, बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी, अगर मैं बात करूं इक्वलिटी की बात करें, तो अगर हम देखो, अगर राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो राइट टू इक्वलिटी हमें क्या देती है, इकोनॉमिक राइट्स हमें देखो क्या दे रहा है। अगर हम देखें लीगल राइट्स हमें कुछ ऐसे चीजें देते हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, लीगल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए राइट्स हैं। जो लीगल राइट्स हैं उनको हमसे सरकार नहीं छीन सकती, उनसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। यानी कि ये सब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं राइट्स हमारे जीवन में, जो कहते हैं कि कहीं ना कहीं राइट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपना जीवन गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। तो यानी कि टू लीड अ लाइफ
रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो अगर इसमें कुछ लिखना भी हो थोड़ा सा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस गिव्स द राइट टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ पर्सन बाय वंस टैलेंट एंड इंटरेस्ट। तो यानी कि कोई भी पर्सन अपने, जब इकोनॉमिक राइट्स की बात करते हैं या इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिल जाता है, तो लोग अपने अनुसार के कहते हैं कि काम कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं, और इससे वो क्या होगा कि अपना वो जीवन बढ़िया से जिएंगे आसानी से। ठीक है। अब इसी में जब दूसरा पॉइंट आएगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे, पहला अभी थोड़ा सा और आगे बात करते हैं चैप्टर। तो देखो राइट्स जो होते हैं हमने बताया कि इसमें सहायता करें। इनफैक्ट वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑन विच राइट्स हैव बीन क्लेम्ड is that they represent conditions that we collective as see a source of self respect and dignity। यानी कि जो राइट्स होते हैं वो एक्चुअल में सोर्स होते हैं। राइट्स आर द सोर्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। राइट्स एक प्रकार से वो हमारी तरह के सोर्स हैं कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के लिए जो होता है वो एक तरह के से सोर्स की तरीके से काम करता है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं हमें जब राइट टू लाइवलीहुड, क्या राइट टू लाइवलीहुड, तो ये क्या होता है कि हमारे लिए क्या होता है लीडिंग अ लाइफ फॉर डिग्निटी। मतलब राइट टू लाइवलीहुड का मतलब होता है कि हमें जो ये जीवन यापन करने का क्या कहते हैं कि वो मिला हुआ है। हाँ, जीवन यापन करने का अधिकार मिला हुआ है। तो इससे इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से हम अपने सम्मानजनक जीवन को तो जी सकते हैं ना, कि हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, हम अपना कुछ ना कुछ बिजनेस कर सकते हैं, कुछ ना कुछ चीजें कर सकते हैं। ठीक है। बीइंग गेनफुली एम्प्लॉयड, अगर हमारा देखो अगर हमें क्या कहते हैं कि एम्प्लॉय सही से मिलते हैं, जो हमारा क्या कहते हैं कि जिसमें हमें लाभ मिल रहा है। ठीक है। और अगर हम ऐसा कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, हमारा मतलब कि हमें ऐसा कोई जॉब मिला है जिसमें हमें क्या कहते हैं लाभ आ रहा है, या हम कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें मुझे तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारे हमें क्या मिलेगा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिलेगा। अब जो ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होगा ये हमें क्या करेगा कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देगा। यानी कि अगर कोई हमारा अच्छे से बिजनेस चल रहा होगा तो वो हमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देगा। तो इसकी वजह से यानी कि ये फिर से क्या होगा कि सेंट्रल और, तो यानी कि जो लाइवलीहुड राइट टू लाइवलीहुड ने हमें क्या दिया, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दिया। ठीक है। इसने हमें क्या दिया, एक सॉरी इस फिल्म, हाँ राइट टू लाइवलीहुड ने हमें क्या दिया, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इस इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की वजह से इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दिया, इस इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की वजह से, हाँ इस इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को जी सकते हैं। ठीक है। लाइफ ऑफ डिग्निटी, यानी कि डिग्निटी भरा जीवन हम जी सकते हैं। ठीक है। ना बात तो समझ में आए? या सम्मान भरा जीवन हम जी सकते हैं। हैविंग आवर बेसिक नीड्स मेट गिव, हाँ अगर हमारी बेसिक नीड्स जब हमें मिल जाएंगी, जब हमारी बेसिक नीड हमें मिल जाएंगी, तब हम अपने टैलेंट्स को और क्या कहते हैं कि अपने इंटरेस्ट को, हाँ तब हम अपने टैलेंट और इंटरेस्ट को की ओर ध्यान दे सकते हैं। अगर हमारी बेसिक नीड्स ही नहीं फुलफिल हुई, जब हमारी बेसिक नीड्स ही नहीं फुलफिल होंगी, तब हम अपने टैलेंट्स और इंटरेस्ट में कैसे ध्यान दे पाएंगे। समझने वाली बात ये है। यानी कि हमारे पास में राइट टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ फ्रीली, दिस राइट गिव्स अस द, यानी कि एक तो हमने सबसे पहला बता दिया राइट टू लाइवलीहुड। राइट टू लाइवलीहुड ने हमारे कैसे जीवन को चेंज किया ये हमने बता दिया। सबसे पहला चीज तो इतना बात समझ में आएगी कैसे राइट टू लाइवलीहुड ने, हाँ राइट टू लाइवलीहुड ने कैसे हमारे जीवन को क्या कहते हैं कि चेंज किया, ये हमने समझा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, राइट टू एक्सप्रेस या राइट ऑफ थॉट एंड, हाँ राइट टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। जब हम बात कर रहे हैं यानी कि कुल मिलाकर के ये होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस थॉट एंड एक्सप्रेशन। जब मैं बात कर रहा हूँ फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की, इसकी वजह से भी ये जो ऐसे जो राइट्स होते हैं ये हमें अपने को क्रिएटिव और ओरिजिनल बनाने में सहायता। तो हम इसमें दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि कि क्या कहते हैं कि टू मेक अस
क्रिएटिव एंड ओरिजिनल। तो जो राइट्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं और साथ साथ में ही ओरिजिनल बनाते हैं। राइट्स जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं, क्रिएटिव के साथ साथ में ओरिजिनल भी बनाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। तो अब ये कैसे हमें समझ में आएगा कि क्रिएटिव और ओरिजिनल कैसे बना रहे हैं। क्रिएटिव और ओरिजिनल कैसे बना रहे हैं, अब इसको समझते हैं कि क्रिएटिव और ओरिजिनल कैसे बना रहे हैं। जो राइट्स हैं वो हमें कैसे क्रिएटिव और ओरिजिनल बनाते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि वो जब हम बात करते हैं कि हमें जब फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन मिलता है, हाँ, जब हमें फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन मिलता है तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू बिकम क्रिएटिव एंड ओरिजिनल। ठीक है, तो यानी कि हम अपने मन की बातों को बाहर निकाल सकते हैं, हम जो सोच रहे हैं हम उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में है, नहीं समझ में? ठीक है, तो इतना बात समझ में है। अब क्या कहते हैं कि हो सकता है कि एग्जाम्पल हम राइटिंग करके बता सकते हैं, म्यूजिक में बता सकते हैं, डांसिंग, मतलब हम कुछ भी ऐसा चीजें कर सकते हैं जिस जो हमें क्या कहते हैं कि हमारे चीजों को एक्सप्रेस कर सकता है। यानी कि जो राइट्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, क्रिएटिव तो भी बना सकते हैं। राइट जो होते हैं वो हमें क्रिएटिव और ओरिजिनल भी बना सकते हैं। तो वो किस में हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है, डांस हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, या कोई और एक्टिविटी हो। बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्या फ्रीडम ऑफ गवर्नमेंट, क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सॉरी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या केवल और केवल इन्हीं तक, हमारे ही तक सीमित है क्या? नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिला हुआ है तो वो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हो ही नहीं सकती, ठीक है। जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात आती है तो वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिंस इट अलाउड फॉर द फ्री फ्री एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ्स एंड ओपिनियंस। यानी कि क्या कहते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है वो हमें क्या अलाउ करता है कि हम अपने अनुसार लोगों को चुनाव कर सकते हैं, जिसको हम चाहें। अगर मान लो कि 10 कैंडिडेट हैं, उसमें से जिसको हम चाहें उसका चुनाव कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले हमारा ओपिनियन होना जरूरी है। अगर हम जिसको चाहें हमें उसका चुनाव करना है, तो हमें उसके लिए हमारा सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है, ओपिनियन जरूरी है। तो उस ओपिनियन के लिए सबसे पहला चीज है कि हमें लीगल राइट्स मिलना जरूरी है। उस ओपिनियन के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए कि हमें लीगल राइट्स मिलना जरूरी है। लीगल राइट्स या, हाँ, यानी कि वो उसमें हमारे ओपिनियंस को समझना जरूरी है। राइट्स सच एज राइट टू लाइवलीहुड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वुड important for all human beings who live in society and they are described as यूनिवर्सल इन नेचर। तो यानी कि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्या पूछा जा सकता है, नेम द टू राइट्स, नेम द टू राइट्स विच आर यूनिवर्सल इन नेचर एंड वाई। लास्ट में ये भी लिखा हो सकता है एंड वाई। तो आंसर तो सिंपल सा है, तो पहला, दूसरा। तो सबसे पहला बता देंगे राइट टू लाइवली। ये जो राइट टू लाइवलीहुड है, ये ये और दूसरा चीज क्या कहते हैं कि ये जो अभी हमने बताया, क्या कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन,
ये जो दो राइट्स हैं, ये जो दो राइट्स हैं, ये दोनों जो राइट्स हैं, ये क्या कहते हैं कि बहुत ही ये यूनिवर्सल इन नेचर है। क्यों? क्योंकि ये सबके लिए जरूरी है। ये एक इंसान के लिए नहीं, किसी पार्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं, किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं, सारे के सारे लोगों के लिए, ऑल ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जो किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हैं। तो इसलिए इनको हम बोल दिए कि क्योंकि ये सबके लिए जरूरी है, इसलिए इन्हें हम बोल दिए कहते हैं ये यूनिवर्सल इन नेचर है। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, अभी तो हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी कि हमारे लिए राइट्स क्यों जरूरी थे। राइट्स क्यों जरूरी थे, हमने दो पॉइंट्स लिखे। तीसरा, टू मेक अ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक, मोर डेमोक्रेटिक, सीधी सी बात लिखता हूँ, मोर डेमोक्रेटिक। किसी भी गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाना है तो उसके लिए भी राइट्स बहुत जरूरी है। उसके लिए भी राइट्स क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी कि अगर डेमोक्रेसी को बने भी रहना है तब भी, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेमोक्रेसी को बने रहना है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर ये नहीं लिखना है टू मेक मोर, यहाँ पे इसको चाहे आप ये हेडिंग लिख लो, चाहे ये लिख सकते हो फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। सस्टेनेंस का मतलब होता है बनाए रखना, सस्टेनेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर आपको डेमोक्रेसी को बनाए रखना है, अगर आपको डेमोक्रेसी को बनाए रखना है, तब आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपके पास में क्या हो, डेमोक्रेटिक राइट्स। आपके पास में क्या होना चाहिए, राइट्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्शंस होते हैं। हाँ, इलेक्शंस होते हैं। हर बार क्या होता है कि हर बार क्या होता है कि जब इलेक्शंस होंगे तब राइट्स होने चाहिए ना लोगों के पास में, लोगों को अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, लोगों के पास में लीगल राइट्स होने चाहिए, या उनके पास में क्या हो, पॉलिटिकल राइट्स। तो हम बताते हैं पॉलिटिकल राइट्स गिव, पॉलिटिकल राइट्स गिव चांस टू द पीपल टू वोट द पर्सन टू वोट एनी पर्सन अकॉर्डिंग टू दियर ओपिनियन, अकॉर्डिंग एंड एंड एवरी पर्सन है राइट टू बी इलेक्टेड। तो मतलब कि कोई भी पार्टी बना सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये ज्यादा डेमोक्रेटिक, यानी कि डेमोक्रेसी के सस्टेनेंस के लिए भी क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी के सस्टेनेंस के लिए भी क्या कहते हैं कि इसकी जरूरत है हमारे पास में, क्या कहते हैं कि हमें जरूरी है कि वहां पे क्या होना चाहिए, राइट्स होने चाहिए। ठीक है, अगला, अगला। तो यानी कि यहाँ तक बात समझ में आ गया कि ये भी सारी चीजें हो गई कि राइट्स और क्यों जरूरी है। फिर उसके बाद में यहाँ तक तो हमारे समझ में आ गया कि राइट्स किसी सोसाइटी के लिए क्यों जरूरी है, और हमने ये पढ़ लिया कि राइट्स तो क्या होते हैं कि किसी पर्टिकुलर, अब आगे बात है, and the ground on which rights have been claimed is that they are necessary for all being। तो फिर अगला आता है कि राइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है कि वो हमारे वेलबींग के लिए जरूरी है। दे हेल्प इंडिविजुअल्स टू डेवलप दियर टैलेंट्स एंड स्किल्स, यानी कि क्या कहते हैं कि राइट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स टू टैलेंट दियर टैलेंट्स एंड स्किल्स। राइट्स क्या होते हैं, राइट्स किस में हेल्प करते हैं, टू डेवलप दी टैलेंट एंड स्किल्स। अब ये टैलेंट एंड स्किल्स किसकी सहायता से आता है, राइट टू एजुकेशन। टैलेंट एंड स्किल्स किसकी सहायता से आता है, राइट टू एजुकेशन।
ठीक है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमें मतलब कि सभी बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए, सभी पीपल को एजुकेशन मिलना चाहिए। तो जो राइट टू एजुकेशन, हम जो राइट टू एजुकेशन है वो क्या करता है कि हेल्प्स टू डेवलप आवर कैपेसिटी, हेल्प्स टू डेवलप आवर कैपेसिटी टू रीजन, और साथ में गिव्स अस यूजफुल स्किल्स एंड यूजफुल स्किल्स एंड enable us to make informed informed choices in life, informed choices in life। तो अब समझने वाली बात है कि यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि जो हमें देखो क्या कहते हैं कि जो राइट्स होते हैं वो हमें अपने टैलेंट और स्किल्स को डेवलप करने में सहायता करते हैं। जैसे हम जब हमें जब राइट टू एजुकेशन मिलता है, हमें जब राइट टू एजुकेशन मिलता है तब हम क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं, जो हमें राइट टू एजुकेशन मिलता है वो हमें क्या कहते हैं कि हमें क्या होता है कि हमारे सोचने की शक्ति को डेवलप करता है। ठीक है, वो हमारे सोचने की शक्ति को, रीजन का मतलब है सोचने की शक्ति, सोचने की शक्ति को डेवलप करता है। और साथ में ही क्या कहते हैं कि ये हमें क्या करता है कि अच्छे अच्छे स्किल्स देता है, नए स्किल्स देगा। उस स्किल्स की सहायता से, उन स्किल्स की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उस स्किल्स की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि अपने सूझबूझ के साथ में हम चीजों को चयन करने में सहायता कर सकते हैं। कि हम क्या करेंगे, सूझबूझ की सहायता से हम अपने क्या कहते हैं कि अच्छी चीजों का चयन कर सकते हैं कि कौन क्या चीज चाहिए हमें, क्या चीज नहीं चाहिए, और क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इन सब सहायता से तो देखो हमने चार इंपॉर्टेंस आपको बता दी कि राइट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और राइट्स हमारे पास में होना क्यों चाहिए, राइट्स हमारे पास में होना क्यों चाहिए, हमने ये पढ़ लिया कि राइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है और राइट्स क्या है, राइट्स क्या है। इतनी बात तो समझ में आ गई कि हमारे क्या कहते हैं कि जो राइट्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं कि हमारे अपने हमें पोटेंशियल्स और स्किल्स को डेवलप करने में सहायता कर देते हैं। ठीक है। राइट जो होते हैं वो सबके लिए जरूरी है। राइट्स कुछ ऐसे भी राइट्स हैं जो नेसेसरी हैं पूरी दुनिया के लिए, क्या कुछ ऐसे राइट्स हैं जो पूरी दुनिया के लिए नेसेसरी है, जैसे मैंने बताया था अभी, राइट्स फॉर क्या कहते हैं कि राइट्स ऑफ राइट टू लेवलीहुड एंड क्या कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि राइट्स का इम्पोर्टेंस क्या है और राइट्स क्या होते हैं क्या नहीं। ठीक है। राइट जो होते हैं, जैसे एग्जांपल ये बता दिया एजुकेशन राइट जो होता है, और ऐसे ही बहुत सारे, यानी कि इट इज दिस सेंस दैट एजुकेशन कैन बी डेजिग्नेटेड एज यूनिवर्सल राइट। यानी कि जैसा कि हमने बताया था यूनिवर्सल राइट में हमने दो राइट्स अभी तक पढ़े थे। यूनिवर्सल राइट्स में हमने दो राइट्स पढ़े थे। सबसे पहला राइट पढ़ा था राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड। और फिर अगला हमने पढ़ा था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और तीसरा जो राइट आ जाएगा, तीसरा राइट, जब हम बात करते थे तीसरे राइट की, तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ साथ में तीसरा जो राइट आ जाएगा उसमें आ जाएगा एजुकेशन या राइट टू एजुकेशन। तो ये तीन जो हैं, इन तीनों के बिना जीवन लोगों का अधूरा होता है। ये तीनों चीजें बहुत ही जरूरी हैं। तो इस वजह से क्या कहते हैं कि ये बेसिक राइट्स हो और ये यूनिवर्सल राइट्स भी हैं, क्योंकि इनके बिना क्या कहते हैं कि कोई भी जीवन सही से नहीं जी सकता। तो ये सबके लिए जरूरी है। ठीक है। यानी कि हमारे पास में इतना बात तो समझ में आ गई कि राइट्स होते क्या हैं क्या नहीं। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि जैसा कि हमने बताया था कि सारे के सारे क्लेम्स हमारे राइट्स नहीं है। क्या हमारे सारे के सारे क्लेम्स राइट हो सकते हैं क्या? नहीं, नहीं।
जैसा कि हमें पता है स्मोकिंग जो होता है वो इंजूरियस टू हेल्थ होता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अरे वो केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि जो जब हम कोई भी स्मोक करता रहता है तो उस स्मोकर के आसपास में भी रहने वाले, जो स्मोक करने वाला पर्सन है उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी हानि होती है। यहाँ के जो इसके साथ में, जैसे मान लो उसके दोस्त बैठ, अब मान लो कोई एक स्मोक, हाँ स्मोक करने वाला पर्सन है, उसके साथ में कोई उसका दोस्त वोस्त भी बैठा है जो स्मोक नहीं करता, तो ये जितना उसके लिए हानिकारक है उतना ज्यादा उसके साथ में ही वो क्या कहते हैं कि उसके पड़ोसी के लिए भी हानिकारक है। तो जो हानिकारक चीजें हैं, हाँ उनके लिए हम राइट, उनके लिए क्या कहते हैं कि क्या हम उसे एज अ राइट क्लेम कर सकते हैं क्या? उसे हम एज अ राइट क्लेम कर सकते हैं क्या? नहीं, एज अ राइट हम उनको क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, इतना बात समझ में है नहीं समझ में? तो यानी कि यहाँ पे अब समझने वाली बात है कि अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में ये हो सकता है कि देखिए यहाँ तक तो हमने इंपॉर्टेंस समझ लिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि व्हाट आर दी क्लेम्स, व्हाट आर दी क्लेम्स, कौन कौन से क्लेम्स हैं, हाँ व्हाट आर दी बेसिस, सॉरी सॉरी, व्हाट आर दी बेसिस ऑन विच क्लेम्स टू राइट्स कैन बी मेड। किस बेसिस पे हम क्या कहते हैं कि राइट्स पे क्लेम कर सकते हैं, किस बेसिस पे राइट पे हम क्लेम कर सकते हैं? जैसा कि हमने अभी बताया कि जैसे अभी हमने बताया कि ये जो नशे करने वाला जो बेसिस था, हम इस बेसिस पे तो राइट्स को क्लेम नहीं कर सकते कि हमारा मन करता है भैया हमें पीने का, तो हम क्या कहते हैं कि हम क्या कहते हैं पीना शुरू कर देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो यानी कि हमारे पास में जो राइट टू क्लेम, यानी कि हमें किसी भी किन किन बेसिस पे हम किसी भी चीज को क्लेम कर सकते हैं, अब ये समझने की बात है। हाँ किस किस बेसिस पे हम किसी भी चीज को क्लेम कर सकते हैं, अब ये समझने की बात है। तो सबसे पहला चीज हम इसमें लिखेंगे कि हमें, हम उन राइट्स को क्लेम कर सकते हैं जो जो जरूरी है, हाँ जो जरूरी है, हाँ इफ, तो यानी कि समझ लो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ऐसे कि द क्लेम्स टू राइट्स कैन बी मेड, द क्लेम्स टू राइट्स कैन बी मेड इफ, कब हम उस पर क्लेम कर सकते हैं? सबसे पहला, जब वो जरूरी हो, जब वो जरूरी हो जीवन यापन के लिए, जब वो जरूरी हो जीवन यापन के लिए, जब वो जरूरी हो जीवन जीने के लिए, तो राइट्स आर नेसेसरी टू अर्न अ लाइवलीहुड। इस बेसिस पे आपकी लाइवलीहुड के लिए, बिना इसके आपका जीवन नहीं चल सकता, तो लाइवलीहुड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको क्या कहते हैं कि आपको एक प्रकार से आपके ये क्लेम है, इस बेसिस पे आप क्या कहते हैं कि राइट पे क्लेम कर सकते हो, इस बेसिस पे आप दावा कर सकते हो। ठीक है, और क्या कहते हैं कि राइट्स जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, हाँ राइट्स आर हेल्पफुल टू डेवलप टैलेंट एंड स्किल्स, टैलेंट एंड स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी जरूरी है, टैलेंट एंड स्किल्स के डेवलपमेंट करने के लिए भी राइट्स जरूरी है। सी बात, ठीक है। और साथ में ही क्या कहते हैं कि जैसा कि हमने बताया था कि एक तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि रेस्पेक्टफुल एंड डिग्निटीफुल फाइव लाइफ। ठीक है, राइट्स आर इम्पोर्टेंट टू लीड अ रेस्पेक्टफुल एंड डिग्निटी डिग्निफाइड लाइफ। यानी कि हमें क्या कहते हैं कि डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए भी जरूरी है राइट्स। तो इन सब बेसिस पे हम क्लेम कर सकते हैं कि अगर ये चीजें जरूरी है, अगर हमें ऐसी चीजें करनी है, तब हम क्या कहते हैं कि राइट टू एजुकेशन, अगला आ जाएगा कि किसके लिए? एजुकेशन के लिए। ठीक है, कितना बात समझ में है नहीं समझ में? हम ये क्या कहते हैं कि राइट टू एजुकेशन वगैरह ये भी कह सकते हैं।
तो ये तो हमने लिख दिया, टू डेवलप द टैलेंट एंड स्किल्स। फिर क्या कहते हैं कि फॉर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हाँ फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ आवर बिलीव्स, ताकि हम अपने एंड बिलीव्स एंड ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकें, ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकें, तब हम क्या कहते हैं कि तब हम उस पर क्लेम कर सकते हैं। हाँ, टू प्रोटेक्ट आर कल्चर एंड लैंग्वेज, हम अपने कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या करते हैं कि अपने राइट्स को हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे हमें कुछ बेसिस होंगे जिसके बेसिस पे हम क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इतना बात समझ में आएगा। लेकिन क्या कहते हैं कि हम क्लेम तब नहीं कर सकते जब हमें ये स्मोकिंग वगैरह के लिए, तो हम क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि जो प्रोहिबिटेड चीजें हैं उनके लिए हम कभी नहीं वो क्लेम कर सकते, ठीक है। इतना बात तो समझ में आ गई, ठीक है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्या है, ठीक है। अब कुछ चीजें जैसा कि अभी हमने बताया थी, अभी तो हमने बताया कि कुछ राइट्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल इन नेचर है। कुछ राइट्स क्या है, यूनिवर्सल इन नेचर। कौन कौन से राइट्स वो यूनिवर्सल इन नेचर है, वो सारी बातें हमने बात आपसे कर ली है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या आगे है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि हमने बताया था, हमारे इसमें कुछ बिल्कुल मिलाकर के 5 टॉपिक। तो अभी तक हमारा एक टॉपिक कंप्लीट है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम। ये राइट्स कहाँ से आते हैं, ये राइट्स कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो ये राइट्स कहाँ से आते हैं, समझने वाली बात यहाँ पे ये है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक पर में क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको समझाता हूँ। कि देखो, 17th एंड 18th सेंचुरी की जब बात थी, 17th एंड 18th सेंचुरी में जितने भी जो पॉलिटिकल थियरी थे, जो पॉलिटिकल थियरिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया, जो 17th एंड 18th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल थियरिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि भाई, कि हाँ, उनका मानना ये था कि जो जितने भी राइट्स हैं वो हमें बर्थ से, हाँ। तो यानी कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जब हमारी बात में आती है कि राइट्स कहाँ से आए हैं, तो जो पहले के जो लोग थे, देखो इसको इसको हमने दो पार्ट में बांटा कि राइट्स कहाँ से आए हैं। तो इसको दो पार्ट में, इस क्वेश्चन का आंसर हमने दो पार्ट में बांटा कि पहले और बाद। पहले मतलब पहले हम कब मानते थे, पहले क्या चलता था और अभी क्या चल रहा है, ठीक है। पहले जो लोग मानते थे पहले जो लोग मानते थे वो कहते थे कि वी जो राइट्स आर गिवन टू अस बाय नेचर और गॉड। पहले के लोग मानते थे कि जो राइट्स हैं वो हमें किसने दिए, राइट्स जो मिले हैं वो हमें क्या कहते हैं कि नेचर के द्वारा मिले हैं या भगवान के द्वारा मिले हैं, ठीक है। द राइट्स ऑफ मेन वर आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल लॉ। यानी कि जो मेंस के जो राइट है, जो मेन के जो राइट है, या मेन या किसी भी पर्सन के जो राइट, हाँ, मैन या वुमेन जो भी हो यहाँ पे, किसी भी पर्सन के जो राइट्स हैं, किसी भी पर्सन के जो राइट हैं वो कैसे मिले हुए हैं, हाँ, नेचुरल लॉ से डिराइव। यानी कि ये जो पहले के लोग थे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, तो देखो सबसे पहला चीज यहाँ पे बात समझ में आ गया कि जो पहले के लोग मानते थे उनके कहने का मतलब है कि जो लॉ जो राइट्स हैं वो कहाँ से डिराइव्ड है, नेचर से। दिस मीन दैट राइट्स वर नॉट कन्फर्ड बाई एनी रूलर, किसी भी रूलर के द्वारा नहीं दिए गए, किसी भी सोसाइटी के द्वारा नहीं दिए, ठीक है। किसी भी रूलर के द्वारा, किसी भी सोसाइटी के द्वारा लोगों को राइट्स नहीं मिले, बल्कि लोग अपने राइट्स के साथ में पैदा हुए, हाँ। यानी कि जो पहले के जो लोग थे उनका मानना था भैया कि लोग अपने राइट्स के साथ में पैदा हुए हैं, लोग अपने राइट के साथ में पैदा हुए हैं, उनको किसी ने राइट दिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब ये राइट्स जो होते हैं ये क्या है, किसी ने, अब क्योंकि वो पैदा हुए हैं तब उनको राइट्स मिल गए, यानी कि इनको इनसे अलग नहीं किया जा सकता। इनको पैदा होते ही मान राइट्स मिल गए, इसका मतलब क्या हुआ कि इनको अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि इन एलिनिएबल का मतलब है इनसे अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई भी पर्सन इनसे इस राइट्स को अलग नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है। यानी कि यानी कि ये क्या हो गए, नेचुरल राइट्स। तो तीन नेचुरल राइट्स हैं यहाँ पे, तीन नेचुरल राइट्स हैं। कौन कौन से नेचुरल राइट्स हैं ये बताया गया था, थ्री नेचुरल राइट्स। थ्री नेचुरल राइट्स ये कौन कौन सी थी, राइट टू लाइफ, जो राइट टू लाइफ है ये भी क्या कहते हैं कि नेचुरल राइट है, मतलब नेचर ने दिया।
दूसरा चीज क्या कहते हैं कि राइट टू लिबर्टी, ये आजाद हो आप भी, राइट टू लिबर्टी, आपके पास में फ्रीडम है, इस बात की भी क्या कहते हैं कि आजादी दिया। और तीसरा चीज क्या कहते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी। ये तीन चीजें ये तीन चीजें क्या कहते हैं कि नेचुरली लोगों को मिलती है। ये तीन चीजें जो होती हैं वो नेचुरली लोगों को मिलती है। तो यानी कि ये जो राइट्स हैं वो समझ लो नेचर के द्वारा दी है। ये इसको किसी पर्सन ने नहीं दिया है, जिसको इसको किसी पर्सन ने नहीं दिया, तो यानी कि इसको कोई भी पर्सन हमसे छीन भी नहीं सकता है। ये पहले के लोगों का मानना है, ठीक है, ये पहले के लोगों का मानना है। यहाँ तक बात समझ में है। अब आगे, द आइडिया दैट वी आर born विद सर्टेन राइट्स इज वेरी पावरफुल। अच्छा, अगर ये जो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास में इसका बहुत इंपॉर्टेंस भी है, ये जो हमें बताया जा रहा है कि हमें जो ये आइडिया इन लोगों का था, जो मतलब जो 17th एंड 18th सेंचुरी के जो पॉलिटिकल थिंकर थे, इनका जो ये आइडिया था कि भाई हम लोग क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल राइट्स के साथ में या जो भी राइट्स हो उनके साथ में कुछ नेचुरल राइट्स के साथ में हम बॉर्न हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्टेट हमसे छीन नहीं सकता इन राइट्स को। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें वो राइट्स नहीं दिए, तो हमसे वो छीन नहीं सकते। ठीक है, इतना बात समझ में आया नहीं समझ आया? यानी कि वो राइट्स जो हमें नेचर ने दिया है वो नेचर ही हमसे छीन सकता है, उसके अलावा कोई नहीं छीन सकता। दिस कंसेप्शन ऑफ नेचुरल राइट्स हैव बीन यूज्ड वाइडली टू अपोज द एक्सरसाइज ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट अपना मनमानी शक्ति नहीं दिखा सकती, अपना मनमानी कोई भी काम नहीं कर सकती। समझ आया कि नहीं समझ में आया? यानी कि समझ आया कि नहीं समझ में आया? जो राज्य जो होते हैं, मतलब कि स्टेट्स का मतलब गवर्नमेंट, अगर कोई अपना मनमानी पावर यूज करने लगे कि हम कुछ भी कर देंगे, तो उनसे ये रोकता है। कौन रोकता है? ये जो नेचुरल राइट्स है, ये क्या कहते हैं कि ये कॉन्सेप्शन ऑफ नेचुरल राइट्स कैसे हेल्प कर रहे हैं? अपोज करने में हेल्प कर रहे हैं। किसको? कोई भी गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि आर्ट्रेरली मतलब कि क्या कहते हैं कि मनमानी तरीके से ये हमारे क्या कहते हैं कि उसमें क्या कहते हैं कि अपोज मतलब कि मनमानी तरीके से हमारे ऊपर क्या कहते हैं कि इन लॉ को थोप ना सके, इन लॉ को वो हमारे ऊपर मनमानी तरीके से थोप ना सके, तो इस वजह से। ठीक है, तो यानी कि अब आपसे क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जा सकता है? आपसे क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जा सकता है कि पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाउ हैज द कॉन्सेप्शन ऑफ हाउ हैज द कॉन्सेप्शन ऑफ नेचुरल राइट्स हैज बीन यूज्ड। ठीक है, नेचुरल राइट्स के कॉन्सेप्शन को कैसे यूज किया? अब क्योंकि नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, नेचुरल राइट्स जो होते हैं वो हमें जब हमें पैदा होते ही मान लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि हम हमसे कोई हमारी पावर छीन नहीं सकता। यानी कि कोई भी आर्बिट्रेरीली मतलब कि पावर से, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट अपने मनमानी पावर से, वो मनमानी शक्तियों की वजह से हमसे हमारे पावर को क्या छीन पाएगी? क्या नहीं। यानी कि द कॉन्सेप्शन, इसका आंसर लिखेंगे, द कॉन्सेप्शन ऑफ नेचुरल राइट्स हैज बीन widely used to oppose the exercise of to oppose, क्या अपोज कर रहे हैं? द एक्सरसाइज ऑफ arbitrary power by states and governments, स्टेट्स एंड गवर्नमेंट, या स्टेट्स ही ठीक है, स्टेट्स ही मतलब गवर्नमेंट होता है। हाँ, टू सेफ गार्ड इंडिविजुअल फ्रीडम। सेफ गार्ड को लिख दो प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। तो इंडिविजुअल फ्रीडम को बचाने के लिए इसका यूज किया गया।
क्या मैंने बताया कि किसी एक मनमानी गवर्नमेंट से, किसी भी क्या कहते हैं कि जो बहुत पावरफुल गवर्नमेंट है, उस पावरफुल गवर्नमेंट से हमारे इंडिविजुअल फ्रीडम को बचाने के लिए इसका यूज किया गया। इसका यूज किया गया इस कॉन्सेप्शन का कि नेचुरल राइट्स। और नेचुरल राइट्स में कौन कौन सी तीन चीजें हैं वो आपको पता थी। हाँ, तीन 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 नेचुरल राइट्स के नाम बताओ। राइट द नेम ऑफ थ्री नेचुरल राइट्स, ऐसा भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। राइट द नेम ऑफ नेचुरल राइट्स। कौन कौन से नेचुरल राइट्स मिले थे? तो हमें पता है कि तीन नेचुरल राइट्स है, कौन कौन से? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, एंड राइट टू प्रॉपर्टी। लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ये तीनों क्या कहते हैं कि आपके पास में क्या होते हैं? राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि ये तीनों आपके पास में क्या कहते हैं कि नेचुरल राइट्स है। अब मान लो डिफाइन नेचुरल राइट्स आ गया, तो आप क्या बताएंगे? डिफाइन नेचुरल राइट्स। तो नेचुरल राइट्स क्या होते हैं? अभी मैंने ये बता दिया, इसको मैं अभी लिखवा नहीं रहा हूँ, आपको समझ में आ चुका होगा कि नेचुरल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हमें पैदा होते ही मान मिल जाते हैं। हाँ, जो हमें पैदा होते ही मिल जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि वी आर बॉर्न विथ सर्टेन राइट, ठीक है। इस और ये इस राइट्स को हमसे कोई छीन नहीं सकता है, हमसे कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है। राइट्स जो नेचुरल राइट्स आर गिवन अस टू बाय नेचर और गॉड। नेचुरल राइट्स हमें कौन दिया है? नेचर ने दिया है या गॉड ने दिया है? हाँ, ठीक है। ये राइट्स क्या कहते हैं कि नेचुरल लॉ से बना है, ठीक है। यानी कि क्या कहते हैं कि जो राइट्स ऑफ पर्सन्स हैं, ये जो राइट्स ऑफ पर्सन्स या राइट्स ऑफ मैन जो हैं, ये फिर कहाँ से डेराइव है? कहाँ से डेराइव है? नेचुरल लॉ से, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि दोज राइट्स, लिख देता हूँ, दोज राइट्स विच आर derived from natural law are known as नेचुरल राइट्स। इन्हें क्या बोल देते हैं? नेचुरल राइट्स। ओके। और ये जो नेचुरल राइट्स होते हैं, ये देता कौन है? दीज आर, ये दीज राइट्स आर गिवन बाय नेचर और गॉड। इसको किसने हमें दिया है? नेचर और गॉड, ठीक है। इसको हमें किसने दिया है? नेचर और गॉड ने, ठीक है। और ये क्या हमसे अलग किए जा सकते हैं क्या? क्या ये हमसे अलग किए जा सकते हैं क्या? नहीं, नहीं। क्योंकि इसको हमें किसी पर्सन ने नहीं दिया है, क्योंकि हमें इसको किसी पर्सन ने नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसको हमसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। वी आर बॉर्न विद दीज राइट्स। यानी कि हम जब पैदा होते हैं तो नेचुरल राइट्स के साथ में ही पैदा होते हैं। दीज राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम बाई एनी पर्सन। फ्रॉम अस लिख दो, फ्रॉम भी सही है। फ्रॉम अस, फ्रॉम अस बाई एनी पर्सन। पर्सन हो सकता है या गवर्नमेंट हो सकता है, या किसी के द्वारा भी हमसे ये कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। कोई भी पर्सन या स्टेट है। तो इतना बात है इसमें बहुत है कि हमें नेचुरल राइट्स के बारे में ये सारी चीजें पता है। तो यानी कि पहले के जो लोग थे, पहले के लोग मतलब 16 17 सेंचुरी के जो पॉलिटिकल थिंकर थे, उनका मानना था कि जो राइट्स आए हैं वो कहाँ से आए हैं? वो राइट्स जो आए हैं वो नेचर से आए हैं। बट अभी के जो लोग हैं वो रिसेंट टाइम में क्या, रिसेंट टाइम के लोग मानते हैं कि जो राइट्स हैं वो नेचर वेचर से आए नहीं। राइट्स जो है वो नेचर से नहीं आए हैं, राइट्स कोई भगवान ने नहीं दिए। अभी के लोग जो मानते हैं कि जो राइट्स हैं
वो डिराइव्ड किए गए ह्यूमन के द्वारा है, यानी कि जो राइट्स हैं वो किसके द्वारा बनाए गए, ह्यूमन के द्वारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट्स आर इंक्रीजिंगली सीन एज द गारंटी दैट ह्यूमन बीइंग themselves seek or arrive at in order to lead a minimally good life। यानी कि लोगों ने अपने जीवन को अपने जीवन को अच्छा जीने के लिए अपने जीवन को अच्छा जीने के लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे लोग ऐसे चीजों को ढूंढा। हाँ, मतलब कि राइट्स को बनाया है। ठीक है, लोगों ने ही, यानी कि इनके कहने का मतलब है कि राइट्स को जो आज के जो लोग मानने वाले हैं, यानी कि जो आज के लोग मानने वाले हैं, यानी कि जब आपके पास में ये क्वेश्चन आएगा, मान लो पेपर में क्वेश्चन आता है ये कि राइट्स कहाँ से आए, पहला पॉइंट आप इसके बारे में बता देंगे, नेचुरल राइट्स के बारे में। पहला पॉइंट आप पूरा का पूरा बता देंगे नेचुरल राइट्स के बारे में, कि जो पहले के जो लोग मानते थे वो नेचुरल राइट्स को मानते थे, अभी के जो लोग मानते हैं वो ह्यूमन राइट्स को मानते हैं। अभी के जो लोग मानते हैं वो किसको मानते हैं, ह्यूमन राइट्स को मानते हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमन ने ही राइट्स बनाए। अभी के लोग कहते हैं कि वो नेचर ने कोई राइट वाइट नहीं दे रखा। अभी के जो लोग मानते हैं वो कहते हैं कि भैया नेचर ने कोई राइट नहीं दे रखा है, जो भी है आज, मतलब कि नेचर ने या भगवान ने हमें कोई राइट नहीं दे। राइट्स आर दी गारंटीज, राइट्स आर दी गारंटीज दैट, तो देखो ह्यूमन राइट्स में बता दिए गए कि अभी के जो लोग मानते हैं, अभी के जो लोग मानते हैं कहते हैं कि भैया ये ह्यूमन राइट्स, ये क्या है, ह्यूमन राइट्स। और यहाँ पे बताया गया है कि राइट्स जो होते हैं, राइट्स जो हैं वो क्या है, ऐसी गारंटीज हैं जो ह्यूमन बींग्स ने खुद बनाया है ताकि वो क्या कर सके, अच्छा जीवन जी सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कि अभी के जो लोगों ने, मतलब कि ह्यूमन राइट्स का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो नए जो थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि भैया लोगों ने राइट्स, देखो लिखा हुआ है राइट्स आर इंक्रीजिंगली सीन एज, ये हटा दो, तो राइट्स आर गारंटीज। हाँ, राइट्स जो होते हैं वो गारंटीज होते हैं, दैट rights are the guarantees that human beings themselves seek or arrive at in order to lead a, यानी कि ये जो राइट्स जो होते हैं, ये जो राइट्स हैं, ये क्या कहते हैं कि ह्यूमन के द्वारा डिराइव की गई है। राइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन। तो दूसरा पॉइंट ये बताता है कि इसमें हम बता देंगे कि राइट्स आर डिराइव्ड बाय ह्यूमन टू लीड अ मिनिमली गुड लाइफ। यानी कि जब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मान लो क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है कि राइट्स कहाँ से आए हैं, क्वेश्चन क्या पे पूछा जा सकता है, वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम, वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम। तो आप इसका आंसर ये लिखना है, पहले में बता देंगे नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स, यानी कि राइट्स आर गिवन बाय नेचर एंड, हाँ, नेचर एंड गॉड। या तो राइट्स को हमें नेचर ने दिया है या गॉड ने दिया है, फिर उसके बाद में वो सारी बातें लिख देना है। ठीक है, मैं ज्यादा पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसको खूब सारा सा। ठीक है, ये सब हमें पता है कि पीछे हमने क्या क्या लिखा था, वो पूरा सारा का सारा लिख देना है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, जब बात कर रहा हूँ ह्यूमन राइट्स, ये जो आजकल के जो लोग हैं, यहाँ पे आजकल के लोग जो मानते हैं कि राइट्स, ये ध्यान में रख लो, ये ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन में नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पे मैं देखो कि इसमें लिख दो कि डिराइव फ्रॉम नेचर, चलो इसमें लिख दो, पहला लिख दो डिराइव फ्रॉम नेचर, चलो छोड़ो, आप इसमें लिखो, सीधी सी बात है, पहला कहाँ से डिराइव्ड है, तो पहला लिख दो कहाँ से आए हैं, पहला लिख दो डिराइव्ड फ्रॉम, हाँ, राइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचर। ठीक है, अभी ठीक है ना, कि ये नेचर से डिराइव है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखो, ये कौन बोलता है, ये कौन बोलता था, ये 16th एंड 17th सेंचुरी के पॉलिटिकल थिंकर्स बोलते हैं। अब उसके बारे में आप पूरा बता दोगे अच्छे से, ठीक है, पूरा अच्छे से बता दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आएगा तो कम से कम 4 या 3 नंबर में आएगा, तो ये 2 लाइन में लिख करके आपका नंबर नहीं मिल जाएगा। और दूसरा चीज यहाँ पे बताना है कि राइट्स
आर derived फ्रॉम बाई ह्यूमंस। ह्यूमन ने बनाया। कैसे? कैसे बनाया? तो ये कौन बताते हैं? ये मॉडर्न थिंकर बताते हैं। ये कौन बताते हैं? मॉडर्न थिंकर्स बताते हैं। क्यों बनाया भाई? ये इंसानों ने क्यों बनाया? इंसानों ने राइट से बनाया, हाँ, टू लीड अ मिनिमली गुड लाइफ, मतलब कम से कम एक अच्छा जीवन जी सके। इसके लिए, इसके लिए सभी ने क्या कहते हैं कि जो इंसान है, यानी कि ह्यूमंस ने, ह्यूमन बींग्स ने क्या किया? ह्यूमन बींग्स ने क्या कहते हैं कि कुछ कंडीशंस पे पूछे, जिनको इन्होंने क्या बोल दिया? राइट्स बोल दिया। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया। द एजम्पशन दैट ह्यूमन राइट्स इज दैट ऑल पर्सन्स आर entitled टू सर्टेन थिंग्स सिंपली बिकॉज, हाँ, दे आर ह्यूमन बींग्स। तो यानी कि यही ह्यूमन राइट्स का डेफिनेशन हो गया। ह्यूमन राइट्स का डेफिनेशन आ चुका है आपके पास। ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं जो पर्सन कहीं का भी हो, चाहे वो यूएसए का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो केनिया का हो, चाहे वो, हाँ, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, कहीं का भी पर्सन, कहीं का भी हो, अगर वो इंसान है तो उसके पास वो राइट्स होने चाहिए। तो वो हो गए ह्यूमन राइट्स। यानी कि ह्यूमन राइट्स का डेफिनेशन आपके सामने आ चुका है। ह्यूमन राइट्स इज द राइट्स, हाँ, कि जो ऑल पर्सन आर इंटाइटल्ड टू सर्टेन, यानी कि हर पर्सन के पास में वो राइट्स, हर पर्सन के पास में क्या होने चाहिए? कि वो राइट्स होने चाहिए, क्योंकि वो इंसान है, क्योंकि वो इंसान है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, तो उसके पास में वो सारे राइट्स होने चाहिए। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ये इस कॉन्सेप्ट पे जो ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो इस बात पे है, इस बात पे है कि, इस बात पे है कि जितने भी ऑल राइट्स इज दैट ऑल पर्सन आर इंटाइटल्ड टू सर्टेन थिंग, यानी कि हर पर्सन के बारे में क्या होता है कि सब कुछ मतलब कुछ ना कुछ, मतलब कि वो सारी चीजें होनी चाहिए। हर पर्सन के पास में कुछ ना कुछ चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ऑल पर्सन आर इंटाइटल्ड टू सर्टेन थिंग्स, हर पर्सन को कुछ ना कुछ मिला है। इंटाइटल्ड का मतलब है मिला हुआ है। ठीक है, बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स, क्योंकि वो इंसान है तो इसलिए उनको वो सारी चीजें मिली हुई है, या उन चीजों पे उनका दावा है। ठीक है, एज ए ह्यूमन बींग ईच पर्सन इज यूनिक, क्योंकि इंसान है तो सारे के सारे पर्सन क्या है? यूनिक है। हर एक पर्सन अपने आप में यूनिक है, हर एक पर्सन अपने आप में यूनिक है, और हर पर्सन की इक्वल वैल्यू, हर पर्सन की इक्वल वैल्यू है। ये ह्यूमन राइट कहता है। ह्यूमन राइट क्या कहता है? ह्यूमन राइट कहता है कि भैया हर पर्सन इक्वल है। अभी ह्यूमन राइट्स के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे। ह्यूमन राइट्स कहता है कि हर पर्सन इक्वल है, एवरी पर्सन, एवरी पर्सन इज इक्वल। ठीक है, यहाँ पे हर एक पर्सन इक्वल है। दूसरा चीज, एवरी पर्सन इज यूनिक। ह्यूमन राइट ये भी बोलता है कि एवरी पर्सन इज यूनिक। ठीक है, तो इन सब कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, इन सब कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये वाला जो अभी मैंने बता रहा था ना, जो राइट्स आर डिराइव्ड बाय ह्यूमन, इन सब कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बनाया गया। ठीक है, हाँ, दिस इज डिराइव्ड, लिख देता हूँ, दिस इज derived on the assumption that, derived on the assumption that all persons, या एवरी पर्सन, एवरी ऑल क्या, यहाँ पे एवरी होगा क्योंकि एवरी पर्सन इज यूनिक एंड, हाँ, सारे के सारे पर्सन जो है वो क्या है? यूनिक है। यूनिक के साथ साथ में ही क्या है? वो इक्वल भी। यूनिक के साथ साथ में क्या है? वो इक्वली वैल्यूएबल। ठीक है, यूनिक, यूनिक के साथ में क्या है? वो इक्वली वैल्यूएबल भी। यूनिक एंड इक्वली वैल्यूएबल। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें आप इसमें बता दोगे इस पॉइंट, इस पॉइंट में। इसका मतलब हुआ कि कोई किसी के अंडर काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वल, कोई किसी का नौकर नहीं होगा, कोई किसी का दास नहीं होगा। दास मतलब सर्व। ठीक है, कोई किसी, ठीक है, सारे पर्सन्स के पास में। तो ये कौन से थे? ये ह्यूमन राइट्स, यानी कि ये जो नए राइट्स हैं, तो इन्होंने बताया। ठीक है, ईच ऑफ अस पोसेस एन इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि ह्यूमन राइट्स का मानना है, ह्यूमन राइट्स का मानना है भैया कि, हाँ, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनका मानना है कि हर एक पर्सन का अपना इंट्रिंसिक वैल्यू,
हर एक पर्सन का अपना इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी कि हर पर्सन के पास वो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, अपने आप के अपने आप के पोटेंशियल को पहचाने और उसको एक्सप्रेस कर, अपने आप के पोटेंशियल को पहचाने और उसको एक्सप्रेस कर सके। हर पर्सन के पास में ऐसे क्या कहते हैं कि राइट्स वगैरह होने चाहिए। ठीक है, इतना बात समझ में आया नहीं समझ में आया? हर पर्सन के पास में क्या होना चाहिए, ऐसी, हाँ, कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, हर एक पर्सन के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और वो अपने आप को क्या कर सके, फ्रीली रियलाइज, हाँ, वो अपने आप को, अपने अपॉर्चुनिटी को क्या कर सके, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और वो साथ में ही क्या कहते हैं कि अपने आप के पोटेंशियल को पहचान सके। दिस conception of free and equal self is increasingly being used to challenge the existing inequality। तो यानी कि जो ये कॉन्सेप्शन आया है, किस चीज का कॉन्सेप्शन आया, फ्री एंड इक्वल सेल्फ का। कैसे आया फ्री एंड इक्वल सेल्फ का, क्योंकि इंसानों ने क्या किया, डिराइव किया राइट्स को। इंसानों ने ये माना भैया कि ह्यूमन बींग्स ने कहा कि ये जो राइट्स हैं ये लोगों के अच्छे जीवन जीने में सहायता करेंगे, अच्छा जीवन जीने में सहायता करेंगे, तो इसका मतलब बहुत सारे ऐसे भी तो लोग होंगे जो अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे। जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो राइट्स होंगे, यानी कि ये फ्री और इक्वल सेल्फ वाला जो कॉन्सेप्ट आया, ये क्या करेगा, जो अभी भी समाज में, अभी भी मतलब आज भी जो समाज में इनइक्वलिटीज है, किस बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, इन सबको इसने क्या किया, चैलेंज किया, यानी कि इन सबको धीरे धीरे कम किया है। ठीक है, यानी कि जो क्या कहते हैं कि, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स है वो इस बेसिस पे काम करता है कि कोई जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई रेस बेस्ड इनइक्वलिटीज नहीं होनी चाहिए, कोई कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी किसी के साथ ना हो, ये सारी चीजें ध्यान। टुडे द यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बिल्ड अपॉन दिस अंडरस्टैंडिंग। और ध्यान में रखो कि जो यूएन ह्यूमन राइट्स है, यूएन ने क्या कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स बना रखे हैं। हाँ ठीक है, कब बनाया था, 10 दिसंबर 1948, याद किए रहना। 10 दिसंबर 1948 में क्या हुआ था कि यूएन ने क्या कहते हैं कि अपना एक ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन किया था। हाँ, तो ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, हाँ ठीक है, कब बनाया गया था, 10 दिसंबर 1948। हाँ, and it attempts to recognize those claims that world community collectively sees as a being important। तो ये जो डिक्लेरेशन है, यानी कि ये डिक्लेरेशन जो है, उन सारी चीजों को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, उन सारी चीजों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रही है, उन सारी सारी चीजों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रही है, जिन चीजों पे, जिनके लिए क्या कहते हैं कि जिनको सभी लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, मतलब कि जो जो क्या कहते हैं कि एक लोगों को, मतलब कि सम्मान भरा जीवन जीने में सहायता करेगी, जो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखेगी। तो वो सारी चीजें यहाँ पे बताए गए, किसमें बताए गए, यूएन में ह्यूमन राइट्स के डेफिनेशन में बताया गया। इतना बात समझ में आया नहीं समझ में, इतना बात समझ में आया कि नहीं समझ आया, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो, तो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की जब बात करें, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स क्यों बोला गया, क्योंकि सब लोगों को एक साथ लेकर के चलना। हाँ, सब लोगों को एक साथ लेकर के चलना है। एक लोग को, दो लोग को नहीं चलना है, जैसा कि मैंने बताया था नेचर ऑफ, हाँ देखो, नेचुरल राइट्स ने क्या चैलेंज किया था, नेचुरल राइट्स ने चैलेंज किया था, नेचुरल राइट ने किन चीजों को चैलेंज किया था, नेचुरल राइट ने चैलेंज किया था कि कोई भी, या नेचुरल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट था, नेचुरल राइट का जो कॉन्सेप्ट था, उसने अपोज करने में सहायता की थी जो आर्बिट्रेरी पावर वाली गवर्नमेंट थी, जो आर्बिट्रेरी, जो मनमानी कर रही थी काम, उन गवर्नमेंट को अपोज किया था। उसी तरीके से ह्यूमन राइट्स ने किसका अपोज किया, ह्यूमन राइट्स ने अपोज किया जो समाज में बैठी हुई, क्या कहते हैं, कास्ट बेस्ड सिस्टम पे, या क्या कहते हैं कि, हाँ, जो बुराइयां हैं कास्ट बेस्ड सिस्टम पे, या कहते हो कि क्या कहते हैं कि रेस बेस्ड सिस्टम पे, या जेंडर बेस्ड सिस्टम पे, जो भी बुराइयां थी उनको दूर करने में कौन सहायता करता है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। उनको दूर करने में कौन सहायता कर रहा है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैज बीन यूज्ड बाय ऑप्रेस्ड पीपल। अच्छा, ये जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है, इसको यूज किया, किन्होंने किया, ऑप्रेस्ड पीपल। ऑप्रेस्ड का मतलब जो सताए गए हुए हैं, उन्होंने, पूरी दुनिया के लोगों ने, पूरी दुनिया के वो लोग जिनको सताया गया है, उन्होंने यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट को यूज किया, और 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 उन्होंने फिर इसके थ्रू से अपने राइट्स को पाने की कोशिश की, इसके थ्रू से उन्होंने अपने राइट्स और अपनी अपॉर्चुनिटी को पाने की कोशिश की। यानी कि उन्होंने क्या किया कि उन लॉज को, यानी कि देखो, बहुत सारे ऐसे लॉ थे, बहुत सारे ऐसे लॉ थे, और बहुत सारे ऐसे लॉ थे, या बहुत सारे ऐसे कस्टम्स थे, लॉ के साथ साथ में कस्टम्स थे,
लॉ के साथ में बहुत सारे ऐसे कस्टम्स थे जो 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 लोगों को जो लोगों को मतलब कि कुछ ऐसे जो लोग थे, मतलब सोसाइटी में कुछ ऐसे भी ग्रुप्स थे जो बहुत सारी चीजों को एक्सेस नहीं करने दिया जा रहा, बहुत सारी चीजों के साथ में उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा। तो वो सारे लोग जब उनको यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसका यूज करके इन सारे लॉ और जो कस्टम्स है इनको हटाने में बहुत सारा सहायता की। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स ने क्या किया, उन सारी लॉ को या उन सभी चीजों को हटाने की कोशिश की जो जो लोगों को उनके क्या कहते हैं कि गरिमापूर्ण जीवन जीने नहीं दिया जा रहा था, जिनको मतलब कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे जिनको सही से, हाँ मतलब कि एकदम से उनको एक्सक्लूड कर दिया गया था उनकी सोसाइटी से। ठीक है, जैसे स्लेवरी स्लेवरी को खत्म कर दिया गया, स्लेवरी हैज बीन अबोलिश्ड, स्लेवरी को अबोलिश कर दिया गया। पहले स्लेवरी तो थी ना, तो यानी कि स्लेवरी जो थी वो एक प्रकार से कस्टम था या एक प्रकार से लॉ था, लेकिन उस स्लेवरी को खत्म कर दिया गया किसकी सहायता से, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की। तो जो मतलब कि इससे क्या होगा कि सभी पर्सन्स क्या होंगे, वो अपना गरिमापूर्ण जीवन जी सकेंगे, वो अपने आप को क्या कहते हैं कि डिग्निफाइड जीवन जी सकेंगे। ठीक है, ठीक है, दे कैन लीड टू अ डिग्निफाइड लाइफ। इतना बात तो समझ में आ गई आगे। तो देखो कभी कभी क्या हुआ कि ये बढ़िया से सक्सेस भी रहा, कभी कभी ये लॉ कहते हैं कि यानी कि जो ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट था सक्सेस भी रहा, और कहीं कहीं पे लिमिटेड सक्सेस रहा, लेकिन अभी भी मतलब कि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत सारे। हाँ, इन इन सब राइट्स को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं और वो अपने आप को क्या कहते हैं कि सोसाइटी में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स विच पीपल हैव क्लेम्ड हैव एक्सपेंडेड ओवर द ईयर्स। देखो बहुत सारे ह्यूमन राइट्स है उनको आगे भी एक्सपेंड किया गया है। हाँ, उनको एक्सपेंड किया जा रहा है, धीरे 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 करके एक्सपेंड किया जा रहा है, और वो जो जितने भी, हाँ, जिससे क्या होता है कि एज ए सोसाइटी फेस न्यू थ्रेट एंड चैलेंजेस। और उनको जब जब क्या कहते हैं कि जब जब देखो जब जब नए चैलेंजेस आते हैं, जब नए नए, हाँ नए नए थ्रेट्स आते हैं, नए नए चैलेंजेस आते हैं सोसाइटी में, तो उसके साथ साथ में ही हमारे देश में क्या कहते हैं कि हमारे देश में या पूरे विश्व में ही ह्यूमन राइट्स को उतना ही एक्सपेंड भी किया जा रहा है, इतना ही एक्सपेंड किया जा रहा है, जितने नए नए राइट्स, जितने नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं उतना ही, जैसे जैसे नए नए चैलेंजेस आते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या कहते हैं कि जैसे जैसे नए नए चैलेंजेस आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही क्या कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स को भी क्या हो किया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है, ताकि क्या कहते हैं कि लोग अच्छे से अपना जीवन जी सके। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे अभी के लोग क्या करते हैं कि देखो अभी के लोग क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न है। हाँ, एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न है। क्यों कंसर्न है, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या कहते हैं कि बर्फ वगैरह गलेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि, हाँ घर मतलब कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हो सकता है कि बहुत सारे, हाँ, हाँ ये क्या कहते हैं कि जंगल में भी आग लग जाए यहाँ। ठीक है, तो जिसके कहते हैं कि फॉरेस्ट फायर से बचने के लिए, तो मतलब ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ, बहुत सारे क्या कहते हैं कि ऐसे हैं कि जो एनिमल्स हो रहे हैं वो जो क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। एनिमल्स जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, हाँ, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, वो उनके एक्सटिंक्शन को बचाने के लिए, हाँ, उनके एक्सटिंक्शन को बचाने के लिए, उन फॉरेस्ट फायर से बचाने के लिए, अगर हो सकता है कि क्या कहते हैं कि जैसा कि मैंने बताया ग्लेशियर्स जब पिघल जाएंगी तो समुंदर का लेवल बढ़ जाएगा, तो जो आइलैंड्स है बहुत सारे वो डूब जाएंगे। इन सबको बचाने के लिए कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि लोग एनवायरनमेंट को लेकर के कंसर्न हो रहे हैं। तो ये क्या एनवायरनमेंट जो हुआ, यानी कि जब नए नए समस्याएं आ रही है, साथ साथ में ह्यूमन राइट्स को भी बढ़ाया जा रहा है, यानी कि लोगों ने नए नए डिमांड्स भी करना चाहिए, राइट्स के डिमांड भी बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, जैसे जैसे इन्वायरमेंट को कंसर्न, देखो नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया, यहाँ पे लोग क्या डिमांड करते हैं, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन सब डिमांड भी तो बढ़ती जा रही है, यानी कि नए नए डिमांड भी बढ़ते जा रहे हैं, जब नए चैलेंजेस आ रहे हैं उसके साथ में नए नए डिमांड भी बढ़ते चले जाते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इतना ठीक है, ओके। A new awareness about the changes which many people, especially women, children and sick face। जब कभी भी देखो वार होता है, जब वार होता है सबसे ज्यादा कौन से अफेक्टेड लोग होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं वो बहुत ज्यादा कहीं पे दो देशों के बीच में वार होता है तो कॉमन पीपल बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, उसमें भी बच्चे, उसमें भी वुमेन, वो बहुत ज्यादा बीमार वगैरह हो जाते हैं। तो इनके लिए भी तो राइट्स लोगों ने आजकल इनके लिए भी नेचुरल क्राइसिस, हाँ, फेस इन द टाइम ऑफ वॉर और नेचुरल क्राइसिस लेट डिमांड टू राइट टू लिवलीहुड। तो यहाँ पर भी जब वॉर होता है तब भी लोग क्या कहते हैं कि राइट टू लाइवलीहुड या राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के लिए डिमांड करते हैं वॉर के टाइम में।
तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है कि कोशिश की जा रही है कि ह्यूमन राइट्स को सारे के सारे, ये मतलब ये बताया जाता है कि सभी लोग अपना जीवन क्या कहते हैं कि डिग्निटी पूर्ण, मतलब डिग्निटी तरीके, डिग्निटी भरा जी सकें, और क्या कहते हैं कि वो सारे के सारे लोग क्या कहते हैं कि हाँ अपने राइट्स को एक्सटेंड कर सके, या मतलब कि लोगों की राइट को एक्सटेंड किया जा रहा है, वहां तक किया जा रहा है कि जो नए नए समस्याओं को भी सॉल्व कर, और सब लोग क्या कहते हैं कि बहुत अच्छे से रह सके। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया हुआ है कि क्या कहते हैं कि एक पॉप स्टार, क्या नाम है उनका, बॉब जेल्डोफ, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, अपील किया था जो वेस्टर्न गवर्नमेंट है कि भैया जो अफ्रीका में जो पॉवर्टी है, अफ्रीका में जो पॉवर्टी है इसको खत्म करो, आप लोग इनकी गरीबी को खत्म करने में सहायता करो, ताकि ये लोग भी जैसा एक मतलब कि ऑर्डिनरी पीपल जैसे जीवन जीता है, वैसे ये लोग भी क्या कहते हैं कि अपना जीवन आसानी से और बढ़िया से जी सके। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, और जो भी नहीं समझ में आया होगा उसके लिए क्या कहते हैं कि आप कमेंट कर दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही हम क्या कहते हैं कि आगे भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।